A very warm and gracious good afternoon to one and all. I, Parul, Assistant Director of Center for Social Research, welcome you all for today's panel discussion. And our topic for our panel discussion is linguistic chauvinism in legal profession. It gives me immense pleasure to welcome our expert panelists for today's panel discussion, who are also the honorary members of our Industrial Advisory Board. I would like to take a minute to welcome Advocate Shivendra K. Chopra, Founder and Chief Advisor at Legally Must Consultants, Advocate Sandeep Gupta, Founder and Principal Partner of SG Law Offices, Advocate Jaideep Singh, Managing Partner at Dharamvidi Legal Services and Solution LLP. I welcome you all, sir. Thank you for taking out your valuable time. Today's topic, हमारा जो आज का पैनल डिस्कशन का टॉपिक है, वो है linguistic chauvinism in legal profession. Linguistic chauvinism का मीनिंग है अपनी लैंग्वेज से अटैचमेंट, अपनी लैंग्वेज से possessiveness और बहुत ज्यादा लगाव और प्यार होना. When you try to prioritize your language over anybody else's language, अपनी भाषा को किसी और की भाषा से ज्यादा प्राथमिकता देना is linguistic chauvinism. So हम एक बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री में, एक ऐसी कंट्री जो इतनी डाइवर्सिफाइड है कल्चरली, लैंग्वेज को लेकर. such a integrated and such a diverse country we live in. India is such a diversified country. मल्टीकल्चरिज्म है यहाँ पे, मल्टी प्लूरलिज्म है यहाँ पे. तो एक ऐसी कंट्री में लैंग्वेज को, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना या उसके साथ स्टिग्मा अटैच कर देना कि अगर आपको वो भाषा नहीं आती है तो उसके साथ हम एक स्टिग्मा अटैच कर रहे हैं, स्पेशली इन लीगल प्रोफेशन. सो माय फर्स्ट सब थीम इज डायरेक्टिंग टू द सिमिलर पाथ कि अगर आजकल लॉ प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन, दिस लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दे आर बूमिंग, इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री. बहुत सारे बच्चे आज इस वकालत के जो विकल्प है हमारा करियर का, उससे बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस है आजकल. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट आई गेस लॉ स्टूडेंट्स की हो रही है. आने वाले बहुत अच्छे टाइम में 5-6 सालों में हम बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को देखेंगे. मेरा क्वेश्चन पैनलिस्ट आप सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां पर हर 6 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल रही है, एक्सेंट बदल रहा है. हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में हम इन्फ्लुएंस थे एक ऐसी अंग्रेजी भाषा से जो उस समय की जरूरत थी. लोगों को ब्रिटिशर्स के साथ काम करना था तो उनको उस समय उनकी लैंग्वेज और उनकी भाषा सीखने की मजबूरी थी. बट व्हाई दैट लैंग्वेज सस्टेन आफ्टर द ब्रिटिशर्स आल्सो लेफ्ट, दैट लैंग्वेज सस्टेन. अब उनकी अंग्रेजी हमारी भाषा कभी नहीं थी, पर हम लोगों ने वो भाषा उनके साथ काम करने के लिए सीखी. उनके जाने के बाद भी हमने वो भाषा अपने साथ जोड़े रखी, कल्चर को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर, या वट एवर द रीजंस देयर वर, हम लोगों ने उस लैंग्वेज को हमेशा सस्टेन करके रखा है. अब बात की जाती है कि अगर हम अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं तो हिंदी कहाँ जाएगी. हिंदी जिसे हम अपनी राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं, अगर अब हम हिंदी की बात करें तो 45% भारतीय हिंदी बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग. अब आ जाती है बात कि अगर हम हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं तो बाकी जो हमारी रीजनल वल्नरेबल लैंग्वेजेस हैं वो उनको हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे अपनी इन दो लैंग्वेजेस को लेके, जिसका मेजॉरिटी भी हमें इतना अच्छा स्टेटस नहीं देता है. सो मेरा जो क्वेश्चंस है, मैं उनको फर्स्ट डायरेक्शन जो दे रही हूँ अपने क्वेश्चन को, आई एम गिविंग अ विंड टू माय क्वेश्चन इज कि जो हम एक स्टिग्मा अटैच कर रहे हैं स्पेशली इन लीगल प्रोफेशन में, जहां हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जहां पे हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दे रहे हैं, और फिर हम बात करते हैं कि एडवोकेट्स हैं जो आपके प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं. अगर कोर्ट रूम में अगर कोई एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किसी लीगल मैगजीन पे अटक रहा है, या फिर उसे कोई बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती है, या उसे कोई he is not even flexing the vocabulary, if he can't do that, कोई अगर अपनी बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, या वो अपने लीगल पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस्ड है और वो अपनी लैंग्वेज पे, अपनी फ्लावरी लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं है, तो हम लोग एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं कि द पर्सन इज नॉट अ गुड एडवोकेट, द पर्सन इज नॉट नोइंग द लॉ मच. सो इज इट जस्टिफाइड? कैन वी जस्टिफाई द सिचुएशन? कैन वी जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि अगर कोई एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एडवोकेट है, कोर्ट रूम में अपनी दलील पेश कर रहा है, और उस दलील को पेश करते समय अगर वो अपनी भाषा में बहुत ही
फ्लावरी लैंग्वेज या बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिफरेंट वोकेबलरी या कुछ बहुत अच्छी लीगल मैगजिम्स और ऐसी किसी भी तरीके की भाषा का अगर वो प्रयोग नहीं कर रहा है, तो एक जो स्टिग्मा अटैच हो जाता है उनके साथ कि शायद उन्हें उन भाषा के बारे में पता ही नहीं है। क्या हम वो जस्टिफाई कर सकते हैं इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई वुड लाइक टू टेक I would like to ask Mr. Jaydeep Singh sir first. So what is your take on that? क्या वो stigma justified है, और अगर वो justified नहीं है तो वो क्यों नहीं है? So what is your take, sir? Please, sir. They needed to know Latin, they needed to know quite a few other languages because you had expressions from each of these languages which sort of form part of the legal jargon. Now, what we've inherited, we seem to have continued with some of that language and expression. Now, yes, from a practical perspective, it does make things complicated and difficult that people need to really understand and master some of these expressions and phrases. And this also sort of extends to meanings of words which may otherwise in English language may mean something else, but in a judicial context, the meaning of the word is very, very specific, and it connotes a certain expression and meaning. So that's where we are today. Now, it does bring in some bit of complexity, but it also has some advantages. So when you say just use one phrase, that one phrase is well understood by the judge, well understood by the lawyers on the other side, and it very quickly conveys what you're trying to convey in terms of the merit of your matter. So there are two sides to legalese in that sense. So on one hand, yes, it does make operation of work very complex. It makes the job of new law students and new lawyers, as well as people or petitioners appearing as party in person, very difficult when they are confronted with some of these phrases, etc., some of these expressions. But at the same time, yes, they do convey a certain meaning, and law being technical and it's a highly technical subject, it is a part of that technicality. So I think as far as all the students are concerned, my advice really would be to work on this aspect. Unfortunately, this is what runs in the courts today, so it's good to master that. Though there is a second side to it, which is that gradually there is a move to now simplify legal language and even sort of translate and bring in more languages as far as operation of the high courts are concerned. So while Official Languages Act, etc., mandate the use of English for the work of high courts and other courts, but there are exceptions being carved out. There is a provision under the Constitution as well, under which the governors of states, with the prior consent of the president, can permit use of their vernacular languages in their respective high courts, etc. And I believe Haryana has already made a move like that. The Honorable Governor has already given his consent for the use of Hindi for all of the courts in Haryana. तो मुझे उम्मीद है कि माननीय राज्यपाल के इस निर्णय के बाद हरियाणा के हमारे जो अलग अलग कोर्ट्स हैं वहाँ हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा, हम लोग हिंदी का भी प्रयोग कर पाएंगे। मगर किसी भी वकील के लिए जरूरी है कि वो कानून के हर हिस्से को, हर पेचीदगी को अच्छे से समझे, और उसके लिए कुछ जो ये टेक्निकल बातें हैं, कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको भी समझना उतना ही आवश्यक है। एक और बड़ी अच्छी खबर ये है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के निवेदन पे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो फैसले हैं उनका हिंदी और अलग अलग भाषाओं का एक ट्रांसलेशन उन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो कई सारी भाषाएं हैं जिनमें अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आज की तारीख में अवेलेबल हैं। तो उसमें आसामी भी है, उसमें तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है। तो करीब 6-7 ऐसी भाषाएं हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑलरेडी अब आने शुरू हो गए हैं। करीब 300 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसलेट कर दिए हैं, और आगे जाते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो आगे के जजमेंट्स होंगे वो अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल होंगे। So that's a very quick short perspective from my side, and then of course moving on to the views of my esteemed panel colleagues.